AGS ट्रांजेक्ट, ये है वो स्टॉक जिसका नाम आपने सुना होगा, हाल ही का लिस्टेड है, बहुत पुराना नहीं है। इसकी दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो इसके लगाए गए एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, ये एटीएम में पैसे डालने का काम करते तो उसके पैसे निकल रहे, और दूसरी ओर कंपनी का शेयर भी रिकॉर्ड निचले लेवल पर आ चुका है। क्या है पूरा मामला, पहले आशीष से समझते हैं कि एजीएस ट्रांजेक्ट में हो क्या रहा है। 5% का सर्किट रोज लग रहा है। जरा एक बार महीने भर का चार्ट दिखाइए, थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए, अंदाजा आपको लगेगा कि कितना गिर चुका है ये स्टॉक, कितना गिरा हुआ स्टॉक है जिसे आप कह सकते हैं। ओके, कितना गिरा है मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, बहुत दूर। 52%, 62% एक महीने में 62%। और थोड़ा बड़ा दिखा दो चार्ट 3 महीने का। ओहो, 82%, ज्यादा बड़ा मत दिखाना, जीरो टाइप हो जाएगा। 3 महीने में 82-83% गिर गया है। मतलब ये तो सारे इंडेक्स मिला के अकेला गिर रहा है, ऐसा है। ठीक है, तो क्या हुआ ऐसा, इतना क्यों गिर गया, आशीष बताइए। सर लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, सीरीज ऑफ लोअर सर्किट चल रहे हैं और अब सब इसकी बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो इसका जो हाई था वहां से स्टॉक लगभग जीरो ही समझ लीजिए, 92% घट चुका है। लेकिन अगर आप कंपनी को पीछे जाके देखेंगे ना तो सब कुछ इतना बुरा नहीं था। कैश मैनेजमेंट में देखें तो 15% का इनके पास मार्केट शेयर था, और कैश मैनेजमेंट, कैश लॉजिस्टिक्स यानी एटीएम को रिफिल करना, सर्विस करना, इसमें देखें तो मार्केट लीडर है। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो लगातार मिसमैनेजमेंट के चलते इस कंपनी की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि आपने बताया कि जो एटीएम की सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, इनकी सर्विसेज हो नहीं रही है, तो बैंकों को, बैंकर्स को काफी ज्यादा शिकायत है कि रीस्टॉकिंग नहीं हो रही है पैसे की। इसी के चलते अगर आप देखें तो जो एजीएस ट्रांजैक्ट के नेटवर्क वाले एटीएम्स है, इनमें पैसे फिलहाल मिल नहीं रहे और सर्विसिंग वहां पर हो नहीं रही। लेकिन लगातार दिक्कत बढ़ती तब चली गई जब मिसमैनेजमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और कंपनी ने कुछ अपने डेट ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट कर दिया, और इसी के बाद अगर आप देखें तो क्रिसिल की तरफ से डिफॉल्ट की रेटिंग दे दी गई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका नेटवर्क काफी बड़ा था, 15% के आसपास का मार्केट शेयर होल्ड करके चलते थे। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशंस लगातार कंपनी की खराब होती जा रही थी, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ये डेट का इनका जो डाउनग्रेड है वो देखने को मिला। और प्रमोटर्स की फिलहाल अगर आप देखें तो 10% हिस्सेदारी जो है वो गिरवी भी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप ऊपर से फंडामेंटल्स देखेंगे तो कंपनी में इतना बुरा नहीं था। लेकिन सर ये ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, जैसे कि आपने बताया इसका जैन 2022 में ही आईपीओ आया था। अब जनवरी 2022 में, जनवरी 2022। ओके, और ये जो दिक्कतें अभी देखने को मिल रही है ना, ये आइडेंटिफाई हो गई थी। ओके, और क्लियर कट तरीके से आइडेंटिफाई हो गई थी कि दिक्कत कहाँ हो रही है, कैश मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है, डेट क्यों है, कब, कहाँ, कैसे, देखें, बताओ। चलिए देखते हैं सर। ये राय मैंने इसके पे बनाई थी नोटा की, मतलब कोई एडवाइस नहीं है इस पर। फिर जितना जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा और डिटेल में जाता गया, उतनी उतनी मेरी राय अवॉइड की बनती जाती है। मैनेजमेंट को बात करने के बाद मुझे वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया डेटा को देखकर जो मुझे आना चाहिए। अब देखो, अगर मैं CS होकर मैं नहीं समझ पा रहा आसानी से, तो बाकी व्यूअर्स का क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो जो चीज़ इन्वेस्टमेंट करने का पहला बेसिक नियम ये होता है, जो चीज़ समझ में ना आए वहाँ ना करें। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या ज़रूरी है कि लगाना ही है। मेरी राय अवॉइड की होगी। मतलब मुझे अगर खुद का पैसा लगाना तो मैं नहीं लगूंगा, भले ही लिस्टिंग ऊपर हो जाए। अगर फिर कल को अगर आपको ये लगे कि लिस्टिंग ऊपर हो गई, छोटी साइज़ का आईपीओ, आपने तो बोला था अवॉइड, आप अपनी रिस्क खुद ले, मुझे कंफर्ट कम है इसलिए मैं ना बोलूँ। याद आया याद आया। अच्छा, इसमें की पॉइंट्स भी हैं सर, थोड़ा सा समय की वजह से मैं कम दिखा पाया हूँ आपको। लेकिन आपने बताया था कि एक तो OFS आ रहा है पूरी तरीके से, पूरा कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी डेट है। राइट, ध्यान आ गया मुझे। यहाँ ये क्या चक्कर है? डेट लेके बैठी थी और उसके बावजूद आईपीओ नहीं लाकर डेट कम करने का इरादा नहीं, और कैश फ्लो है तो फिर डेट रीपे कर दीजिए। ये पॉइंट आपने बहुत तेजी से बताया था। हाँ, एक और याद आया है, CMS इन्फो के साथ मैंने कंपेयर किया था। मैंने कहा CMS इन्फो इनसे काफी बड़ी और अच्छी कंपनी है, उसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते, ये क्यों लेंगे मैं, राइट? यस यार, चलिए बढ़िया है। जो लोग सुने होंगे और जिन लोगों ने नहीं लगाया, कई बार हम कोशिश करते हैं। 175 रुपए इसका इशू प्राइस था, 14 रुपए रह गया, अब तो और गिरना है। अब 14, 15, 20, 25 रुपए में बहुत लोग लेते हैं क्रेडिट कि हमने बचाया, हमने बचाया। बचाने का ही तो वो आईपीओ के वक्त, ये देखिए आपके सामने है बचाने वाली। बिल्कुल। और ऑनेस्टली बताऊं, कई बार आपको जब इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ड कॉल देना हो तो आसान काम नहीं है। वो भी आईपीओ के समय। हाँ, आईपीओ के वक्त आपकी कंपनियां पूरी ट्रैक नहीं होती इतनी। मैं फिर कहता हूँ आईपीओ को एनालिसिस करने में ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। जो लिस्टेड ऑलरेडी है उसको एनालिसिस करने में कौन सी बड़ी बात।
एफएनओ स्टॉक्स एनालिसिस करने में कौन सी बड़ी बात है, वहाँ चार्ट ही तो देखना चार्ट ही है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स देखने होते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी देखनी होती है, बिजनेस देखना होता है, वैल्यूएशंस देखने होते हैं, और उसके बाद आपको गर्दन दांव पे लगा के बोलना होता है कि इस आईपीओ में पैसा लगाएं या न लगाएं। कई बार उसके बावजूद खराब हो जाए। अब मैं बताऊँ कितने आईपीओ के केस में ऐसा हुआ जहाँ पे लोग बोलते हैं कि जब मैंने अवॉइड की रेटिंग दी थी तो हुंडई का आईपीओ देख लीजिए, हुंडई हम अकेले थे, हम कहते थे कि नहीं पैसा मिले। आज वो दिन है, आज का दिन कभी आईपीओ के ऊपर है। ऐसा नहीं कि हमने जो बोला वो सारे के सारे ऊपर ही हैं, कुछ नीचे भी आए होंगे, कुछ ऊपर जाकर नीचे भी आएंगे। मार्केट के साथ सब बढ़ते घटते हैं, मार्केट के साथ बढ़ने घटने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे शेयर भी घटते हैं, रिलायंस भी 1200 होता है मार्केट के साथ। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या मार्केट बढ़ने के समय फिर वापस ये बढ़ जाएंगे क्या? इनका पुराना इतिहास आ जाएगा क्या? पुराने भाव आ जाएंगे क्या? तो एजिस में नहीं आएगा। दिक्कत वो है। इसलिए ऐसे कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, वहाँ दूर रहने में समझदारी ज़्यादा है। और इसीलिए कई बार लोग कहते हैं, जैसा कल्याण का ही एक एग्जांपल ले लीजिए। एक दिन पहले क्वार्टरली अपडेट आया था, हमने बाय कॉल भी दिया, स्टॉक बढ़ा भी, टारगेट हिट भी हुए। नेक्स्ट डे हमें जिस तरह से मुंह दिखा, हमें लगा नहीं इससे एग्जिट की राय देते। जयकोब आप देखिए, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में काफ़ी लंबे समय था और सही था, क्योंकि उसमें इतनी ज़बरदस्त वैल्यू थी लैंड में। लेकिन जिस दिन आए कि औने पौने दामों में जयकोब रिलायंस को अपनी लैंड बैंक बेच रहा है, हमने एग्जिट कॉल 286 में दिया। आज 100 रुपये का भाव नहीं है और एक तरफा गिरा है। तो ऐसा नहीं, जहाँ समझ में आता है वहाँ हम एग्जिट कॉल पूरा देते भी हैं, हिम्मत करके देते भी। इसमें भी दिया, जिसमें आप गजब ढूंढ के लाए, मुझे आइडिया नहीं, मैं भूल गया था। एक चीज और बताता हूँ सर आपको, इनकी एंकर बुक बहुत बढ़िया थी। अच्छा। और आपने आईपीओ रिव्यू में बोला भी था कि एंकर बुक बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा। लेकिन फंडामेंटल जैसे नहीं है कि यहाँ पर आप खरीदारी की राय दे। यार एक बार जरा वो वापस निकलाओ वीडियो। खेमका साहब से भी चोपड़ा साहब से लेता हूँ राय। चोपड़ा साहब, एजिस ट्रांजेक्ट आई एम श्योर आप कवर तो नहीं करते हो, लेकिन इस तरह की कंपनियों का क्या किया जाए सर? सर देखिए, अगर कुछ इरेगुलरिटीज मिलती हैं तो मुझे लगता है जब एक्सचेंजेस एक एक क्लाइंट के ऊपर इतना चिट्ठी भेज देती हैं, कभी आप किसी इलिक्विड स्टॉक में काम करें या आपने अगर वॉल्यूम इलिक्विड स्टॉक के किसी पर्टिकुलर शेयर में वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा कर लिया हो, किसी, मैं इंडिविजुअल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उसको भी चिट्ठी आ जाती है, हम सब जानते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद क्या एक्सचेंज कुछ एक्शन नहीं ले सकती, कंपनी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती? देखिए, ये बेसिकली एजिस लॉजिस्टिक्स की एक कंपनी है। एजिस लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा कंपनी है जो पेट्रोलियम स्टोरेज में और लॉजिस्टिक्स में अच्छा बड़ा काम करती है। तो जो पेरेंट कंपनी है उससे भी आप सवाल करिए, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है सर, जो देखिए आप तो एनालिसिस करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंटली आम आदमी को बताया जा सके वो आप बताते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, आपका टीम पूरी मेहनत करता है। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपको नहीं देख पा रहे हैं या आपकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पा रही, उनका क्या? उसके लिए तो एक्सचेंज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और रेगुलेटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और जो पेरेंट कंपनी है उससे पूछना चाहिए। अगर आपकी कंपनी घाटे में जा रही है या कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं तो उसको आप डीलिस्ट कराइए। आप कोई प्रोसीजर बनाइए ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनसे आप बायबैक कर लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे। इस तरह से प्राइस डिस्ट्रक्शन करना या होने देना या लोगों का, जो बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा खराब करना, ये तो गलत बात है, क्रिमिनल है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर रेगुलेटर्स को बहुत तीखी नजर रखनी चाहिए। जब वो रिटेल इन्वेस्टर्स के इतने पीछे पड़े रहे हैं, और अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि जो ऑप्शंस के लिए भी, मैं भी बोलता था कि ऑप्शंस कितनी सारी एक्सपायरीज उन्होंने करके रखी हुई है और बोलते हैं कि ऑप्शंस में पैसा खराब कर रहे हैं लोग। तो रेगुलेटर्स को वैसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ से बड़ी दिक्कत है, तो क्यों कंपनीज को क्यों नहीं उनको कटघरे में, और उनकी पेरेंट कंपनी को भी कटघरे में खड़ करके आप पूछिए। और अगर ऐसा है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी या खत्म हो गई है या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप डिलिस्ट कराइए और एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप बायबैक करिए। अगर दूसरी पेरेंट कंपनी के पास पैसा है तो आप किसी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करिए या एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप बायबैक कर लीजिए। क्यों बेकार में रोज 5% सर्किट लगा के क्यों खराब कर रहे हैं? और ये बिल्कुल ठीक बात है अनिल जी आपकी, ये भाव कभी भी नहीं दिखेंगे कंपनी में, चाहे कितनी अच्छाई हो जाए, ये भाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से रेगुलेटर को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। रेगुलेटर्स आई एम श्योर देखेंगे भी और इंटरवीन करना भी चाहिए, कर भी रहे होंगे आई एम श्योर, क्योंकि इस तरह की कंपनी में जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही रिस्की और बहुत ही कॉन्फिडेंस हिलाने वाला है। और ये मैं बता दूं कि ये कोई एसएमई वाले आईपीओ नहीं है
जिसमें आपको ये लगे कि हो गया होगा ये भी। ये वो कंपनियां जो मेन बोर्ड पर लिस्ट हुई है, बड़े बड़े आईपीओ लाकर लिस्ट होती हुई दिखी है, 250 करोड़ रुपए का आईपीओ था प्राइस, उसके बाद ये हाल है। बहुत चिंता की बात ये होती हुई दिख रही है।